हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड हमारा टॉपिक है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, ट्रांसलेशन का मतलब मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को अमाइनो एसिड लैंग्वेज में चेंज करना ही आपका ट्रांसलेशन कहलाता है। एंड फिर इसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है कि आपके जो आरएनए होता है, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस इन विच प्रोटीन सिंथेसिस अकर बाय द हेल्प ऑफ आरएनए एंड सम प्रोटीन्स फैक्टर। यहाँ पर फैक्टर होगा सम प्रोटीन फैक्टर, ठीक है ना। यानी कि कुछ फैक्टर होते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कुछ फैक्टर होते हैं आपके, एंड जो आपका प्रीवियस आरएनए है, ठीक है ना, उसमें आपका टीआरएनए इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका एमआरएनए इन्वॉल्व होता है, उसमें आपका आरआरएनए इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो इनकी सहायता से हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो, जो यहाँ पर प्रोटीन बननी है, एक्चुअल में वो जो प्रोटीन बन रही है तो वो एमआरएनए कोड से बन रही है, ठीक है ना। याद रख लेना, एमआरएनए कोड से प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। एंड इस एमआरएनए में जो कोडोन आए हैं वे डीएनए से आए हैं, यानी कि सूचना आपकी कहाँ से आ रही है, तो वो आपकी डीएनए से आ रही है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक इज कैरिड आउट बाय 80S राइबोसोम्स, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो आपकी 80S राइबोसोम्स पर होती है, विद द हेल्प ऑफ मैनी स्पेसिफिक ट्रांसलेशन फैक्टर, जहाँ पर आपके काफ़ी सारे ट्रांसलेशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। किस प्रकार से आपका 80S राइबोसोम्स होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक्चुअली 80S राइबोसोम्स में आपकी दो सब यूनिट होती हैं, एक आपकी 40S जिसको हम स्मॉल सब यूनिट बोल देते हैं, एंड सेकंड आपकी 60S सब यूनिट होती है जिसको हम लार्ज राइबोसोम्स या फिर लार्ज सब यूनिट बोल देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को मिलाकर के ही आपका जो है फंक्शनल 80S राइबोसोम्स बनता है। याद रख लेना, जब तक ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि जब तक एक दूसरे से अलग है, तब तक ये नॉन फंक्शनल वर्क करती है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसलेशन नहीं कर पाती। अगर आप सोच रहे हो कि खाली 40S से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर 60S से कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। इन दोनों को कंबाइन होना पड़ेगा। कंबाइन होने के बाद ये 80S का फॉर्मेशन करेंगी, देन उसके बाद ही आपकी जो है प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देखो, ट्रांसलेशन कंप्रोमाइज 4 मेजर स्टेप। ट्रांसलेशन में 4 मेजर स्टेप होते हैं। एक स्टेप जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा वो है अमाइनो एसिड एक्टिवेशन। यहाँ पर भी आपका अमाइनो एसिड एक्टिवेशन होगा, मतलब होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप आपका इनिशिएशन आता है। इनिशिएशन में क्या होता है, हम एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक होने वाला है वो ट्रांसलेशन इनिशिएशन ही होने वाला है। डिटेल में देखेंगे कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन कैसे होता है एंड हम किस प्रकार से उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इलोंगेशन आता है, टर्मिनेशन आता है, देन सबसे लास्ट में राइबोसोम्स रिसाइकलिंग आती है। राइबोसोम्स रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो, हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप से, जहाँ पर हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन को। तो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में एक्चुअल में क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश करो। द प्रोसेस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इज वेरी सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक्स। जो हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ा है उसके सिमिलर है, ना कि आइडेंटिकल है, ठीक है ना। इस बात को याद रख लेना। बट रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो इनिशिएशन फैक्टर हैं, इलोंगेशन फैक्टर हैं, वे थोड़े बढ़ जाते हैं। एंड कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो कि आगे पीछे हो जाते हैं। अभी वे आगे पीछे वाले स्टेप कौन से हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद देखो, स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स इज लार्जली डिफरेंट टू प्रोकैरियोट्स ड्यू टू 3 रीजन। यानी कि स्पेसिफिकली यहाँ पर 3 ऐसे रीजन होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपका जो यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन है वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन से डिफर करता है, यानी कि डिफरेंट है।
वे कौन कौन से ऐसे कारण हैं उनको देखने की कोशिश करो। तो नंबर 1 कारण है कि हमको क्या करना होता है, स्टार्टिंग में आपका mRNA की प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक है ना, mRNA की प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब जब हमने प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ा था तो प्रोकैरियोटिक्स में हमने देखा था कि आपका जो है एक ही कंपार्टमेंट है, यहीं पर आपका जो है आरएनए की प्रोसेस यानी कि आरएनए यहीं पर बन रहा था आपका, ठीक है ना, इसी कंपार्टमेंट में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो जब यहीं पर आपका mRNA बनना था तो यहाँ पर इसको किसी ऐसे हाइड्रोलेज एंजाइम्स या फिर जो इस mRNA को डाइजेस्ट कर सके वो ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट यहाँ पर नहीं मिल पाता, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूँ आपका यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो mRNA का निर्माण होता है वो आपका कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जब ये न्यूक्लियस से आपका बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ पर ये डाइजेस्ट ना हो जाए, ठीक है ना, इसकी जो लॉन्गेटिविटी है, इसके जो लाइफ स्पैन है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें आपका mRNA की प्रिपरेशन करनी होती है। दूसरी बात, हमें mRNA की प्रिपरेशन क्यों करनी होती है, क्योंकि जो इसकी ट्रांसलेशन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, ठीक है ना, इसलिए हम mRNA की प्रिपरेशन करते हैं। अभी देखेंगे कि किस प्रकार से हम mRNA की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि सेकंड स्टेप में हमें स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स यानी कि 40S को लेकर के असेंबली करानी है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना देना। मतलब कैसे कैसे हम देखेंगे, यानी कि देखो स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स रिक्वायर असेंबली इनटू प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि एक आपकी जो है स्मॉल सब यूनिट रहेगी, इस पर कुछ आपके इनिशिएशन फैक्टर आकर के इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, इनिशिएशन फैक्टर आकर के इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और इसमें एक और मज़े की बात आ जाती है कि वो तो खैर वैसे मैं आगे बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग में ही आपका टीआरएनए जो इनिशियल टीआरएनए होता है वो आकर के जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो मैं आगे बात करूँगा कि किस प्रकार से आपका 43X आपका प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप में आपको इनिशिएशन कोडोन रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर स्कैनिंग, यानी कि अब आपको जो है AUG याद रख लेना, AUG को सर्च करने के लिए किसी भी mRNA में क्या करना होगा कि राइबोसोम यहाँ पर आकर के अटैच होगा एंड ये जो है इसकी स्कैनिंग करता हुआ चलेगा, यानी कि इसको स्कैनिंग करनी है AUG की, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। वेरिएशन में सबसे पहले क्या काम करना है, आपको प्रिपेयर करना है mRNA को, दूसरा प्रिपेयर करना है 43S को, एंड तीसरा स्टेप आपका स्कैनिंग का, ठीक है ना। ये 3 वेरिएशन आपके आ जाते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में। बाकी के जो स्टेप होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन इनिशिएशन होता है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है ना। यही आज का हमारा मेन टॉपिक है, तो बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना, और यहीं से आपसे क्वेश्चन भी उठा करके पूछे जाते हैं, क्योंकि यही आपका जो प्रोकैरियोटिक्स है उससे वेरिएट करता है, यानी कि डिफ़र करता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोटिक सेवरल डिस्टिंक्ट प्रोटीन कोफैक्टर कॉल्ड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, यानी कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन में जो आपके फैक्टर यूज होंगे उनको हम इनिशिएशन याद रख लेना, इनिशिएशन फैक्टर, लेकिन उसके पहले हम स्मॉल ई लगा देते हैं, इसका मतलब होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर का यूज करते हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ठीक है ना। तो अब आपके समझ में आया होगा, अगर कहीं आपको स्मॉल ई कैपिटल IFS लिखा हुआ मिल गया, इसका मतलब है ये इनिशिएशन फैक्टर है आपका, ठीक है ना। इसके बाद सम इनिशिएशन फैक्टर, जो सम यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर डायरेक्टली बाइंड टू mRNA, कुछ इनिशिएशन फैक्टर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके mRNA से बाइंड होते हैं एंड mRNA की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके 43S से बाइंड होते हैं एंड 43S को बनाते हैं,
ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपके यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है उनको। देखो वैसे चार्ट बहुत लंबा है आपका, ठीक है ना, ये आपका जो है चार्ट बहुत लंबा है, लेनिंजर का जो है डायग्राम है, आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसमें से आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछे जाते हैं, जिनका मेन फंक्शन वर्क होता है, हम उनको ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए उनको ही देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है ना, और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो इलोंगेशन इनिशिएशन, जो आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है, ये सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमने प्रोकैरियोटिक्स में देखा था। मतलब कि क्या करेगा कि ये टीआरएनए को ला करके बाइंड करवाएगा स्मॉल सब यूनिट से, ठीक है ना, एंड इसके साथ जीटीपी भी जुड़ी हुई होगी, इसके साथ जीटीपी भी जुड़ी हुई होगी। एंड जो ये आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर होता है, एक्चुअल में ये जो बना हुआ होता है, ये अल्फा बीटा गामा प्रोटीन से बना हुआ होता है, एंड इसके पास ग्वाइनिन एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ग्वाइनिन एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अभी हम जब मैं आपको आगे डायग्राम से समझाऊंगा तो तब आप इसको अच्छे से समझोगे, और ठीक है। तो जो आपका, अब मैं यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करूँगा, खाली आपको मैं जो है अब आपको इनिशिएशन फैक्टर बोलूँगा, ठीक है ना। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है ये फैसिलिटेट करवाता है बाइंडिंग ऑफ इनिशिएशन, यानी कि जो आपका स्टार्टिंग का इनिशिएशन टीआरएनए है, जिसको हम मेट टीआरएनए, इसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मेट टू 40S राइबोसोम्स, यानी कि जो इनिशियल टीआरएनए है उसको बाइंड करवाएगा ये 40S पे, ठीक है ना। तो इसका काम आपको पता होना चाहिएगा ही, यहाँ पर जितने फैक्टर लिखे हुए हैं सबका काम आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो आपके 2B एंड आपके जो है वो 3 आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 2B एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 आ जाता है। एक्चुअल में ये क्या काम करता है, तो जो आपने प्रोकैरियोटिक्स में देखा था कि ई से कौन जुड़ रहा था, वहाँ पर ई से जुड़ रहा था इनिशिएशन फैक्टर 3, ई से जुड़ रहा था इनिशिएशन फैक्टर 3, तो ये भी कुछ ऐसे ही जुड़ जाता है ई साइड पे। एंड ये भी क्या काम करता है, इसका भी सेम काम होता है कि ये लार्ज सब यूनिट को, याद रख लेना, लार्ज सब यूनिट को स्मॉल सब यूनिट से जुड़ने पर बचाता है, ठीक है ना, यानी कि लार्ज सब यूनिट को वो जुड़ने नहीं देता जब तक ये आपका रहेगा, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 3। एंड इसकी हेल्प करता है ये 2B, ठीक है ना, इसकी हेल्प करता है ये 2B, यानी कि फर्स्ट फैक्टर टू बाइंड 40S सब यूनिट फैसिलिटेट सबसेक्वेंट स्टेप, यानी कि आगे फर्दर जो स्टेप होते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको इसके फंक्शन बता ही दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका आ जाता है इनिशिएशन फैक्टर 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा भी जा चुका है। इसके पास होती है हेलिकेज प्रॉपर्टी, इसके पास क्या होती है, इसके पास एक्चुअल में आरएनए हेलिकेज प्रॉपर्टी होती है। और हेलिकेज क्या काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को आपका रिमूव करता है। मान लो कोई भी आपका mRNA था एंड उस mRNA पे लूप बन चुकी है इस प्रकार से, एंड ये आपका जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं। मान लो ये आपका क्या था, ये आपका mRNA है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक है। तो ये जो आपका इनिशिएशन फैक्टर है ये ज्वाइन होगा एंड इसके अंदर इस 5 प्राइम साइड से जो स्टार्ट हुआ है mRNA, इसमें जो लूप बनी है इस लूप को जो है वो हटाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा। यानी कि इस जो आपका इनिशिएशन फैक्टर ए है यहाँ पर आपका क्या है कि यहाँ पर आपकी हेलिकेज प्रॉपर्टी ये रखता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके आगे देखो भाई साहब के कर क्या रहा है कि आरएनए हेलिकेज एक्टिविटी रिमूव सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन द mRNA टू परमिट बाइंडिंग टू 40S सब यूनिट पार्ट ऑफ द इनिशिएशन फैक्टर 4F। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F, ठीक है ना। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक्चुअल में 4F एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपका 4A, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4A 4E, ठीक है ना, 4E एंड 4G, 4
जी, ये 3 आपके इनिशिएशन फैक्टर पाए जाते हैं 4F कॉम्प्लेक्स में। तो आपको ये बात नहीं भूलनी, ठीक है। इतनी बात पता चली। अब आपको इसका भी फंक्शन पता चला, इसका भी फंक्शन पता चला, इसका भी फंक्शन पता चला, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो बारी आती है 4B की। 4B की बारी आती है। एक्चुअल में ये जो 4B होता है ये सपोर्ट करता है 4A को। ये सपोर्ट किसको करता है? 4A को सपोर्ट करता है। एंड ये जो है स्कैनिंग में हेल्प कराता है। एंड याद रख लेना ये दोनों मिलकर के स्कैनिंग करवाते हैं, ठीक है ना, स्कैनिंग करवाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये स्कैनिंग करवाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 4B जो है 4A की सहायता भी कर रहा है एंड 4A 4B दोनों मिलकर के स्कैनिंग का भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि 4B बाइंड टू mRNA फैसिलिटेट स्कैनिंग ऑफ mRNA टू लेटेट द फर्स्ट AUG, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको जो है रिमूव करो। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि ये स्कैनिंग का काम कर रहे हैं 4A एंड 4B, ठीक है ना। आई होप अब आपको इसका भी काम पता चला होगा। अब बारी आती है 4E की। तो 4E जो होता है ये एक्चुअल में क्या काम करता है? मान लो ये आपका mRNA है, ये इसका 5 प्राइम कैप है एंड ये इसका 3 प्राइम कैप है। तो ये जो 4E होता है ये कैप पोजीशन से जा कर के जुड़ जाता है, ये आपका 4E है एंड ये इससे जा कर के जुड़ गया। एंड 4E जो होता है इसके बारे में 4 नंबर में पूछा जा चुका है कि 4E को अगर हटा दिया जाए या फिर 4E को ज़्यादा कर दिया जाए, 4E की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा, ठीक है ना, कौन सी कंडीशन में कैंसर कोज करेगा। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा चुकी है। तो देखो अगर एक लिमिट अमाउंट में 4E है तो ये 5 प्राइम से बाइंड करेगा इन द केस ऑफ mRNA एंड क्या करेगा, इस ये जो आपका mRNA आया है अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा पहली बार, ठीक है ना। इसकी जो ट्रांसलेशन एफिशिएंसी है वो बढ़ाएगा। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जो आपका 4E है बाइंड टू 5 प्राइम कैप ऑफ mRNA पार्ट ऑफ 4F कॉम्प्लेक्स, 4F कॉम्प्लेक्स का ये पार्ट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर है इनिशिएशन फैक्टर 4G। जैसे 4G ने सभी को लिंक किया है ना, तो ये क्या काम करता है अब ई साइड्स पर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अब जब आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये इसका अगर 3 प्राइम लोकेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो 3 प्राइम पे आपको पता है पॉली ए टैल पाई जाती है। कौन सी टैल पाई जाती है? पॉली ए टैल पाई जाती है। एंड इस पॉली ए टैल पे ही आपका एक चीज़ और पाई जाती है जिसको हम पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं, यानी कि PABP बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये क्या काम करता है, इस PABP एंड 4E को जो कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर स्पेसिफिक देख लो, 4E एंड PAB को जो कनेक्ट करेगा वो आपका 4G होगा, ठीक है ना, 4G होगा। यानी कि इनिशिएशन फैक्टर 4G होने वाला है। इसको हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये कनेक्ट करता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अभी केवल सुनते रहो, दिमाग में डालते रहो कि क्या क्या होने वाला है आपके जो है आपकी सेल के अंदर, ठीक है ना। यानी कि 4G जो है बाइंड टू इनिशिएशन, जो आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E एंड पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन पार्ट ऑफ 4F, ठीक है ना। ये आपका यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4F कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब मैं इसको खाली यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर भी नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको डायरेक्ट F5 बोलूँगा, इसको F6 बोलूँगा, इसको 4G बोलूँगा, इसको 4E बोलूँगा, इसको 4B बोलूँगा। अब आपको अपने आप समझ जाना है कि यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर की बात हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। इसके बाद बारी आती है आपकी F5 की, यानी कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 की। ये क्या काम करता है, ये स्पेसिफिकली राइबोसोम से जाकर के अटैच होता है। पहली बात तो ये, ठीक है ना, ये आपका राइबोसोम से जाकर के अटैच होता है। एंड इसका जो इम्पोर्टेंट काम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये राइबोसोम से क्यों अटैच हो रहा है तो वो बात देखने की यहाँ पर कोशिश करो।
promote dissociation of several other initiation factor from 14S subunit as a prelude to association of 16 subunit to form 18S complex। यानी कि अगर आपका 40S सब यूनिट पर जो इनिशिएशन फैक्टर है वे अगर गलत जुड़ गए तो यहाँ पर क्या करेगा, ये आपका F5 जो है ये इसको डिसोसिएशन कर देगा। ये जो क्या है अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये 40S के ऊपर जो इनिशिएशन फैक्टर आ रहे हैं उस पर अगर वे इनिशिएशन फैक्टर गलत जुड़ गए तो किस प्रकार से उसको वो डिसोसिएशन कर देगा। तो जो डिसोसिएशन का काम होता है ये होता है F5 के थ्रू। एंड F6 जो होता है ये ओवरऑल जो फंक्शनल 80S बना है, जो फंक्शनल 80S बना है, अगर इस 80S में कुछ प्रॉब्लम आती है तब ये F6 जो है इसको डिसोसिएशन कर देगा, यानी कि आपके जो है 80S को डिसोसिएशन कर देगा। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे कुछ आपके लिए इनिशिएशन फैक्टर जो कि आपको याद होने चाहिए। इनको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एंड अब हम बात करेंगे कि हमने देखे यहाँ पर 3 स्टेप थी ना। ठीक है ना, हमें अब हमको इनिशिएशन के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है कि आपका प्रिपरेशन होगी mRNA की, ये भी आपकी साइटोसोल में होगी। असेंबली होगी आपकी 43S की, ये भी आपकी साइटोसोल में होगी। एंड स्कैनिंग ऑफ इनिशिएशन कोडोन, ये भी आपकी साइटोसोल में होगी। एक्चुअल में क्या होता है वो देखने की कोशिश करो कि प्रिपरेशन ऑफ mRNA एंड असेंबली ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये दोनों जो है एक साथ सेल के अंदर चलते रहते हैं। ठीक ना, एक साथ सेल के अंदर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपका mRNA तैयार होगा फिर आपका 43S तैयार होगा तब जा कर के वे आपकी जो है स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो यानी कि जो आपका प्रिपरेशन ऑफ mRNA है एंड असेंबली ऑफ 43S है वो आपकी एक साथ जो है तैयार होती रहती है। ठीक है ना, एक साथ आपकी बनती रहती है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए इसके फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ mRNA, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ mRNA किस प्रकार से होगा। तो इसको आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका जो mRNA होता है वो कुछ इस प्रकार से आप देखते होंगे। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से आप देखते होंगे। अगर ये यूकैरियोटिक्स का है तो यहाँ पर आपको कैपिंग देखने को मिलेगी, पॉली एडिनाइलेशन टेल देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, हमको यूकैरियोटिक में करनी है ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक्स में क्या करनी होती है, ट्रांसलेशन। तो ये जो होता है कुछ इस प्रकार से सर्कल में जा कर के चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये सर्कुलर फॉर्म में जा कर के चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 5 प्राइम मानूँ, ये आपका 5 प्राइम है, ये आपका 3 प्राइम है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कैपिंग है ऑलरेडी एंड यहाँ पर पॉली एडिनाइलेशन टेल है। ठीक है ना, पॉली एडिनाइलेशन टेल है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। एंड जो आपका पॉली एडिनाइलेशन टेल है एक्चुअल में इसको डिसाइड कौन करता है, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन ये डिसाइड करती है। ठीक है ना, ये आपका जो है डिसाइड करेगी इस PAB को, सॉरी इस एडिनाइलेशन को। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब होगा क्या कि अब यहाँ पर आएंगे आपके इनिशिएशन फैक्टर। अब आएंगे यहाँ पर आपके इनिशिएशन फैक्टर। तो आपका जैसे कि यहाँ पर आएगा 4E। ठीक है ना, 4E का मतलब है इनिशिएशन। अगर मैं इसको पूरा लिखूँगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E। ठीक है ना, तो आपको खाली ये समझ जाना, मैं यहाँ पर खाली 4E लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आकर के अटैच हो जाता है क्या, 4E। ठीक है ना, ये आपका आकर के अटैच हो गया 4E कैप प्राइम से, यानी कि कैप साइड से। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या होगा कि अब यहाँ पर एक और इनिशिएशन फैक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं 4G। तो जो 4G रहेगा, 4G एक्चुअल में कहाँ पर आकर के बाइंड होगा, तो वो इन दोनों को, यानी कि जो आपके PABP है एंड 4E है, इनको जो है लिंक करने का काम करेगा 4G। ठीक है ना, इनको जो है लिंक करने का काम करेगा, इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, 4G।
ठीक है। तो इस प्रकार से 4G जो है कनेक्ट कर लेगा 4E को एंड आपका PABP को। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और इनिशिएशन फैक्टर आएंगे, जैसे कि आपका 4A, ठीक है ना, 4A एंड आपका 4B, 4A एंड 4B आएंगे। एंड ये जो 4A 4B है ये एक्चुअल में आकर के कहाँ पर बाइंड हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर बाइंड होंगे, यानी कि यहाँ पर लगेगा आपका 4A, ठीक है ना, 4A एंड इसी के पास में लगेगा आपका 4B, ठीक है ना, ये आपका लगेगा 4V, ठीक है ना, 4B। मैं इसको सही से बना देता हूँ, तो थोड़ा सा ज़रा वेट करो भाई, क्योंकि अगर डायग्राम अच्छा होता है तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, यहाँ पर ये बना दिया है मैंने स्टार्टिंग में 4A, ये हो गया आपका 4A एंड इसी के पास में होता है आपका यहाँ पर कहीं पर 4B, ठीक है ना, 4B। तो आपको पता है 4A का क्या काम है। 4A का काम ये है कि भाई साहब मान लो अगर ये आपका mRNA है, अगर इस mRNA में कहीं पर ये लूप पोजीशन बन गई, कहीं पर ये लूप पोजीशन बन जाती है, ठीक है ना, तो उस लूप पोजीशन को रिमूव करने का काम कौन करेगा, ये आपका 4A काम करेगा, यानी कि ये इधर को चलेगा, ठीक है ना, ये आपका इधर को चलने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। एंड इसको असिस्ट करेगा 4B, इतनी बात भी समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसके बाद होता क्या है कि आपकी ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुई है, ये जो आपकी स्ट्रक्चर बन के तैयार हुई है, एक्चुअल में इसको ही बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाना ही आपका जो है हो जाता है आपका, इसको ही बोलते हैं mRNA प्रिपरेशन। इसको क्या बोलेंगे, mRNA प्रिपरेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ आपके इनिशिएशन फैक्टर आकर के जुड़ गए हैं, ठीक है ना। एंड अगर मैं इसकी बात करूं कि ये अगर 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता है कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, एक आपकी स्टार्टिंग साइट होती है जिसको AUG बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, AUG बोलते हैं। मान लो वो AUG साइड जो है +1 साइड यहाँ पर है, यानी कि जो है AUG साइड यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका mRNA प्रिपरेशन था। तो आई होप आपको mRNA प्रिपरेशन अब समझ में आया होगा। अब पीछे डायग्राम देखते हैं कि भाई साहब डायग्राम में कैसा बना हुआ है, कि मान लो ये इसकी 3 प्राइम था, 3 प्राइम कैसा था, क्योंकि यहाँ पर पोली ए लगा हुआ है, ठीक है ना। एंड ये इसकी 5 प्राइम है, 5 प्राइम कैसा है, क्योंकि यहाँ पर 7 मिथाइल ग्वाइनिन ट्राइफॉस्फेट लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है, 7 मिथाइल ग्वाइनिन ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है इसका 5 प्राइम एंड पे, यानी कि कैपिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कैपिंग से आकर के सबसे पहले आपका जो है कैपिंग से आकर के 4E बाइंड हुआ, ठीक है ना, 4E बाइंड हुआ। आपका जो है PABP पहले से ही जुड़ा हुआ था, PABP पहले से ही जुड़ा हुआ था इस पॉली एडिनाइलेशन एंड पर, यानी कि 3 प्राइम एंड पर। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर आपका आया 4G, जिसने कनेक्ट किया PAB एंड 4E को, जिसने कनेक्ट किया PAB एंड 4E को, ठीक है ना, जिससे ये सर्कुलेशन फॉर्म में आ गए, जिससे ये सर्कुलेशन फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो था आपका जो है वो mRNA की प्रिपरेशन। अभी ये चीज़ भूल जाओ कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है 40S वगैरह, क्योंकि ये अभी आपको समझना है। अब ये यहाँ पर क्या हुआ वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करो कि सर्कुलाइजेशन ऑफ mRNA इन द यूकैरियोटिक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी क्या होता है, द 3 प्राइम एंड द 5 प्राइम एंड ऑफ यूकैरियोटिक mRNA आर लिंक्ड बाई जो आपका 4F कॉम्प्लेक्स। 4F कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है, 4A 4B 4E 4G, ये आपका 4F कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है ना। द 4E सब यूनिट बाइंड टू द 5 प्राइम एंड, जो 4E है वो आपकी 5 प्राइम कैंप पे 5 प्राइम कैप पर जा करके अटैच हो रही है। एंड द जो 4G है ये आपकी कनेक्ट कर रही है 4 यानी कि PAB को एंड आपके जो है 4E को, ठीक है ना। द 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA, द जो आपका 4G होता है, 4G प्रोटीन आल्सो बाइंड इनिशिएशन फैक्टर, जो सॉरी एलोंग यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर
3, ठीक है ना। जो आपका 4G होता है ये आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 से भी ज्वाइन करता है। किस प्रकार से ज्वाइनिंग हो रहा है तो वो देखने की कोशिश करो। ये देखो, ये जो आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 है, ठीक है ना, ये जो आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 है ये 4G से बाइंड कर रहा है, लेकिन ये जो आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 है ये एक्चुअल में पार्ट है 43S का। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनिशिएशन फैक्टर 3 पार्ट है 40S का, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपके समझ में mRNA प्रिपरेशन आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहाँ पर हमारा है प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि अब हमें राइबोसोम्स को तैयार करना है, जो इसकी स्मॉल सब यूनिट है उसको तैयार करना है। तो इस डायग्राम पे बाद में चलेंगे, पहले मैं आपको कुछ डायग्राम बना करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर आपका जो है ये स्मॉल यानी कि स्मॉल राइबोसोम्स है, ठीक है ना, एंड ये कौन सा है, ये आपका 40S राइबोसोम्स, ठीक है ना, 40S राइबोसोम्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपके कुछ इनिशिएशन फैक्टर आएंगे, ठीक है ना, इनिशिएशन फैक्टर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आकर के आपका जुड़ेगा इनिशिएशन फैक्टर 3, इनिशिएशन फैक्टर 3। इसका काम क्या है कि इसका काम जो है ये लार्ज सब यूनिट आकर के जब तक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ना बन जाए तब तक लार्ज सब यूनिट आकर के ना जुड़ जाए, वो काम इस इनिशिएशन फैक्टर 3 का है, ठीक है ना। ये आपका E लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, E लिख दिया मैंने। इसके बाद आपका एक यहीं पर लगा हुआ आता है इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है ना, यहाँ पर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, ये एक्चुअल में इस पूरे के पूरे 43S को यानी कि इसकी देखभाल करके रखता है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ। अगर कुछ गलत हुआ होगा तब भाई साहब ये जो है इस पूरे के पूरी जो यूनिट बनी हुई है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसको जो है डिसोसिएट कर देगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं पर इसके बाद इस साइड में लगा हुआ होता है आपका, मैं यहाँ पर देखो अब सिंपल लिख रहा हूँ इनिशिएशन फैक्टर 1, ठीक है ना, इनिशिएशन फैक्टर 1। एक्चुअल में इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या काम करता है, तो ये ए साइट्स को असिस्ट करता है, यानी कि ए साइट को बचा करके रखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर आकर के आपका फर्स्ट टीआरएनए जो आपका एसाइल टीआरएनए है वो आकर के बाइंड ना हो जाए, ठीक है ना। आपको पता होगा ये आपकी पी साइट्स है, ये आपकी पी साइट्स हैं, जबकि इधर की साइड में ये आपकी ई साइट्स हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये आपका स्मॉल सब यूनिट है। तो यहाँ पर आपके कौन कौन आकर के जुड़े हैं, यानी कि आपका जो है F3 आकर के जुड़ा है, 1 आकर के जुड़ा है, एंड आपका 5 आकर के जुड़ा है। ये इनिशिएशन फैक्टर आकर के जुड़े हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये फैक्टर सबसे पहले आकर के जुड़ तो गए। अब इसके बाद दूसरे नंबर की बारी आती है। आपने क्या देखा था कि आपने प्रोकैरियोटिक्स में देखा था कि सबसे पहले वहाँ पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना था, फिर उसके बाद ये mRNA से जुड़ना था। ये जो इतना बनने के बाद ये डायरेक्ट mRNA से इस प्रकार से जुड़ रहा था। उसके बाद आपका जो था वो tRNA आ रहा था, ठीक है ना, उसके बाद आपका tRNA आ रहा था, ठीक है ना। तो ये हो रहा था आपका प्रोकैरियोटिक्स में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर mRNA से जुड़ने से पहले ही आपका जो इनिशिएटर टीआरएनए, जो आपका इनिशिएटर टीआरएनए है, ठीक है ना, वो आकर के जुड़ जाएगा। वो आकर के यहाँ पर इस पोजीशन पे जुड़ने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आई होप गाइज आपकी थोड़ा बहुत जो है वो पल्ले पड़ेगा कि ये क्या है, ये आपका टीआरएनए है, ठीक है ना। एंड ये जो आपका टीआरएनए है इसकी कौन सी लूप में क्या होता है आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए। ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5th प्राइम है, ठीक है ना। ये इसकी जो है डी लूप होती है, ये इसकी टी साइड से लूप होती है। यहाँ पर एंटी कोडोन होता है। एंटी कोडोन में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ AUG ये आपका कोडोन में पाया जाता है, तो इसके लिए UAC पाया जाएगा, यानी कि आपका जो है UAC ये आपका एंटी कोडोन में पाया जाएगा। एंड इसका जो ये 3 प्राइम है, यहाँ पर आपका जो टीआरएनए है, जो आपका मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ इनिशिएशन टीआरएनए, इनिशिएशन टीआरएनए मैट, ठीक है ना, टीआरएनए मैट, ये आपका जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपका जो है इतनी बात जुड़ी हुई होगी।
तो गाइज ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो डायग्राम बनाया है, अब ये डायग्राम में एक बात और रह गई है जो आपको बतानी है। ये जो टीआरएनए एक्चुअल में आया है, ये जो टीआरएनए एक्चुअल में आया है, इस टीआरएनए को लाया कौन है? तो इस टीआरएनए को आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 लाया है, इनिशिएशन फैक्टर 2 लाया है, जिसके जो कि जुड़ा हुआ है जीटीपी से, जो कि जुड़ा हुआ किससे है? जीटीपी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि उसने जो आपका इनिशिएशन फैक्टर 2 है यूकैरियोट्स का, इसने टीआरएनए को, जो आपका इनिशिएशन टीआरएनए है मेथियोनिन वाला, उसको यहाँ पर ला करके ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम इतनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इतनी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने डायग्राम पे, ठीक है ना। डायग्राम पे चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपका स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है ना, स्मॉल सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट के बाद यहाँ पर आपका जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है, ये जीटीपी के साथ जुड़ करके जो फर्स्ट इनिशिएशन टीआरएनए है, जो देखो मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक्स में फर्स्ट जो रहेगा इनिशिएशन टीआरएनए जिसको जो है लेकर के आएगा वो रहेगा फॉर्माइल मैथियोनिन, लेकिन यहाँ पर फॉर्माइल मैथियोनिन नहीं होता, यहाँ पर मैथियोनिन होता है, ठीक है ना, यहाँ पर मैथियोनिन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, तो आपको इतनी बात समझनी है। तो अब ये क्या काम करेगा? ये इनिशिएशन फैक्टर जो है इसको यहाँ पर पी पोजीशन पे ला करके जोड़ देगा, ठीक है ना, पी पोजीशन पे ला करके जोड़ देगा। एंड उतने को हम जो आपका जुड़ा हुआ है, इतने को हम क्या बोलेंगे? इस सबको जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया है, इसको ही हम बोलेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं, देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। हमने देख लिया है कि किस प्रकार से आपका एमआरएनए की प्रिपरेशन हो रही है एंड किस प्रकार से आपके 43 की प्रिपरेशन हो रही है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है स्कैनिंग ऑफ इनिशिएशन कोडोन AUG, ठीक है ना, यानी कि आपकी जो है इनिशिएशन कोडोन कहाँ पर पाया जा रहा है? इनिशिएशन कोडोन पाया जा रहा है आपका mRNA के अंदर, ठीक है ना, कहाँ पर पाया जा रहा है? mRNA के अंदर। तो अब इसको स्कैन कौन करेगा? इसको स्कैन करेगा 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो इसको स्कैन करेगा, ठीक है ना, यानी कि AUG को स्कैन करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए आइए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से स्कैन करता है, यहीं पर देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर ये आपका सबसे पहले एक mRNA तैयार है, रेडी है, ठीक है ना। उसी के साथ साथ आपका एक जो है वो यहाँ पर 40 है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा कि 5 प्राइम साइड से जो 43S है, ये mRNA की 5 प्राइम साइड से एक लोकेशन होती है जिसको हम इंटरनल राइबोसोम्स एंट्री साइट्स यानी कि IRES बोल देते हैं, ठीक है ना। उस लोकेशन पर जाकर के अटैच होता है एंड ये जो अटैच होता है ये इनिशिएशन फैक्टर 3 से जाकर के अटैच होता है। जो आपका इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो आपका अटैच होगा G से, यानी कि 4G से। एंड जो आपका आयरिस है, ये आयरिस जो है 43S से, यानी कि देखो इसको दोबारा से समझने की कोशिश करो कि ये जो आपका 43S है, ये जो 43S है ये एक्चुअल में पहचानेगा किसको? आयरिस को, यानी कि इंटरनल राइबोसोम्स एंट्री साइट्स, इसको पहचानेगा। एंड इसको पहचानने के बाद 5 प्राइम पे, यानी कि 5 प्राइम लोकेशन अगर ये है, 5 प्राइम लोकेशन पर कुछ न्यूक्लियोटाइड छोड़ करके ये जो है अटैच हो जाएगा। एंड इस 43S का जो इनिशिएशन फैक्टर है, जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो 4G से कनेक्ट होगा।
इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अब जो है जो राइबोसोम्स है वो लोड हो जाएगा आपका कहाँ पर, mRNA पर। इसको राइबोसोम्स की लोडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको राइबोसोम्स की लोडिंग भी बोल देते हैं। तो आई होप आपको राइबोसोम्स की लोडिंग समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने ये चीज़ देख ली है, तो अब यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा दिखाया कि किस प्रकार से लोडिंग हुई है, किस प्रकार से लोडिंग हुई है। तो यहाँ पर ये इतना जो है, इतना पार्ट जो देख रहे हो ये आपका 43X कॉम्प्लेक्स का था, जो कि ज्वाइनिंग हो रहा था कहाँ पर आपका, जो कि ज्वाइनिंग हो रहा था आपका जो है वो आइरिस वाले पार्ट पर, ठीक ना, आइरिस वाले पार्ट पर, जहाँ पर एंट्री साइट्स थी राइबोसोम्स की, वो भी 5 प्राइम साइट से, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है, एक्चुअल में ये मूव करेगा 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर। ये किस साइड की ओर मूव करेगा, ये मूव करेगा 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर, ठीक है ना। यानी कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मूव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर और क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ही इसने जो है यहाँ पर ये करा, यानी कि लोडिंग हुई राइबोसोम्स कॉम्प्लेक्स की, तो ये अब क्या काम करेगा, इसका काम है, इसका मेन मोटो है इनिशिएशन जो कोडोन है, यानी कि AUG कोडोन है, उसको सर्च करना, उसको सर्च करना अब इसका जो है काम है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे बढ़ता रहेगा ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। यानी कि देखो इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर मुझे कहीं पर आगे खाली पेज ज़रूर मिलेगा, यहाँ पर मिल गया, ठीक है ना। ये रहा, मान लो ये आपका कोई भी mRNA था, ठीक है ना, ये आपका mRNA था, ये 5 प्राइम लोकेशन थी, ये आपकी 3 प्राइम लोकेशन थी, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आकर के जुड़ा, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इससे जुड़ा हुआ क्या है, तो इससे जुड़ा हुआ है आपका tRNA, जो कि आपका इनिशिएशल tRNA था। कौन सा tRNA है ये, इनिशिएशल tRNA, वो भी स्पेसिफिकली किसके लिए हो, मेथियोनिन के लिए हो, किसके लिए हो, मेथियोनिन के लिए। एंड ये जो जुड़ा है ये कहाँ पर जुड़ा है, ये mRNA की आइरिस साइट पे जुड़ा है, ठीक है ना। यानी कि IRES, यानी कि इंटरनल, इसको इंटरनल बोल सकते हो, इंटरनल राइबोसोम्स एंट्री साइट्स। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या काम करेगा, ये जब जुड़ा है तो ये आगे को खिसकेगा एंड ये सर्च करेगा इनिशिएशन कोडोन को। इनिशिएशन कोडोन क्या है, इनिशिएशन कोडोन है आपका AUG कोडोन है। एंड जैसे ही ये आपका AUG पर आएगा, जैसे ही आपका AUG पर आएगा, तो यहाँ पर जो tRNA पहले से मौजूद है, जो आपका tRNA पहले से मौजूद है, वो इससे आकर के बाइंडिंग कर लेगा, वो इससे आकर के कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग कर लेगा। एंड ये जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी, ये एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड होगी तो ये जो स्कैनिंग प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगा, ये आपका स्टॉप हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। एंड रुकने के बाद अब क्या होगा, जैसे ही इसने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे ही आपके जो यहाँ पर राइबोसोम्स 43, यहाँ पर ये 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था, इसने जैसे ही यहाँ पर मेथियोनिन के कोड को आइडेंटिफाई किया, ये यहाँ पर रुक जाएगा। एंड रुकने के बाद ये पहला स्टेप क्या करेगा कि यहाँ पर जितने भी आपने इनिशिएशन इस राइबोसोम्स के अंदर, याद रख लेना, इस राइबोसोम्स के अंदर जितने भी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स थे, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर थे, उन सबको रिमूव करेगा। यानी कि IF, यहाँ पर मैं E लिख रहा हूँ, EIF, यहाँ पर 2, ठीक है ना, 2 and 3, यहाँ पर 2, 3 एंड इसके साथ साथ जो 5 प्राइम लोकेशन पर लिखे हुए थे उनको भी ये रिमूव कर देगा, चाहे आपका A हो, चाहे आपका जो है वो B हो, या फिर आपका G हो, या फिर आपका जो है
वो सी हो, ठीक है ना। सी तो खैर नहीं होता, चाहे आपका ई हो। यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर रिमूव हो जाएंगे, ये सारे के सारे फैक्टर रिमूव हो जाएंगे जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी। एंड जैसे ही ये आपके सारे के सारे फैक्टर रिमूव हो जाते हैं तो अब क्या होता है कि जो आपकी लार्ज सब यूनिट है, राइबोसोम्स की जो लार्ज सब यूनिट है, अब वो आएगी एंड यहाँ पर आकर के बाइंड हो जाएगी। एंड इस बाइंड होने में जो जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत होगी, जीटीपी ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है IF2 के साथ, IF2 के साथ, यानी कि यहाँ पर आपको जो है GDP भी मिलेगी, GDP प्लस PI यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है एक्चुअल में इसको ही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर इसको ही हम ट्रांसलेशन इनिशिएशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको दोबारा से किसी एक अच्छे डायग्राम से देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर डायग्राम बहुत सारे हैं, ठीक है ना। एक डायग्राम ये रहा, एक डायग्राम ये रहा, एक डायग्राम ये रहा। ये आपका लेनिंजर का है, तो वैसा तो ये इजी है, ये भी आपका इजी है, तो आप थोड़ा कठिन वाले की तरफ देखो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर समझोगे तो अच्छी बात है। एक राइबोसोम्स की स्मॉल सब यूनिट थी, इससे कुछ इनिशिएशन फैक्टर आकर जुड़े जैसे कि 1, 5, 3, ठीक है ना। ये इनिशिएशन फैक्टर आकर के जुड़े, ये जुड़ जाएंगे, पी साइड जो है अभी भी खाली हो जाएगी। पी साइड्स खाली हो जाएगी तो यहाँ पर क्या काम होगा, इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ, ठीक है ना, फैक्टर 2 के साथ क्या होगा, जीटीपी भी आएगी, फैक्टर 2 के साथ जीटीपी रहेगी। एंड ये जो जीटीपी है ये टीआरएन है, जो इनिशिएटर टीआरएन है उसको ला करके यहाँ पर कंबाइन कर देगी, उसको ला करके यहाँ पर कंबाइन कर देगी। तब ये आपका 43S कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये आपका 43S कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर क्या काम होगा, अब सेकंड काम होगा राइबोसोम्स की लोडिंग, ठीक है ना। राइबोसोम्स की लोडिंग होगी mRNA के ऊपर, तो राइबोसोम्स की लोडिंग यहाँ पर ये हो जाती है, ठीक है ना। इसके लिए भी आपको जीटीपी की यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, इतनी बात याद रख लेना। जो लोडिंग होती है उसके लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एटीपी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है ये आपका कहीं ना कहीं जो आपका 4E होता है वो फुलफ़िल करता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये लोडिंग हुआ, लोडिंग होने के बाद स्कैनिंग प्रोसेस आएगा। स्कैनिंग प्रोसेस में जैसे ही फर्स्ट AUG कॉम्प्लेक्स यहाँ पर देखने को मिला, वैसे ही क्या होगा, सारे के सारे इनिशिएशन फैक्टर आपके जो है वो मतलब जो है डिसोसिएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एंड जो जीटीपी है वो जीडीपी में हाइड्रोलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। एंड इसको हाइड्रोलाइज कौन करवाता है, इसको हाइड्रोलाइज IF2 करवाता है, क्योंकि इसी के पास ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही यहाँ से सारे के सारे इनिशिएशन फैक्टर जो है रिमूव होते हैं, आपकी लार्ज सब यूनिट आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाती हैं। एंड इसी को हम बोलते हैं इनिशिएशन, क्या बोलते हैं इसी को हम, ट्रांसलेशन इनिशिएशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप कहोगे कि सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने बताया था कि एक कोजैक सीक्वेंस होता है, ये कोजैक सीक्वेंस क्या होता है, ठीक ना सर, कि हमको कुछ पहला तो कोजैक सीक्वेंस के बारे में बता दो। तो देखो भाई साहब, आपने प्रोकैरियोटिक्स में, आई होप आपको ये चमक रहा होगा, नहीं भी चमक रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपने प्रोकैरियोटिक्स में साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस पढ़ा था, ठीक है ना, वहाँ पर आपने साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस पढ़ा था। ये पढ़ा था कि आपकी जो AUG साइट्स होती है, AUG साइट्स होती है, इस AUG से ऑलमोस्ट -10 न्यूक्लियोटाइड यानी कि अपस्ट्रीम जो है साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस पाया जाता है, जो कि क्या होता है AGGU, ठीक है ना, ये सीक्वेंस आपका होता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो था प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब यूकैरियोटिक्स के अंदर कोई ऐसा अपस्ट्रीम सीक्वेंस नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ऐसा कोई भी अपस्ट्रीम सीक्वेंस नहीं पाया जाता। एक्चुअल में यूकैरियोटिक्स में क्या होता है कि मान लो ये आपका mRNA है, mRNA पे यहाँ पर आपका AUG है, ठीक है ना, यानी कि स्टार्टिंग कोडोन है। इस स्टार्टिंग कोडोन के ही आपके जो है अपस्ट्रीम साइड पे एक क्या होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ न्यूक्लियोटाइड आपके पाए जाते हैं। एक्चुअल में ये जो आपके ACC यानी कि ये अगर मैं बात करूं तो ये -3 रहेगा, ये +1 रहने वाला है,
ठीक है ना। यानी कि -3 से +1 तक जो आपका सीक्वेंस होता है, ये जो सीक्वेंस होता है इसी में आपका इन्वॉल्व होता है फर्स्ट कोडोन, ठीक है ना। फर्स्ट कोडोन आपका इसी में इन्वॉल्व होता है। तो एक्चुअल में इस कोडोन को ही क्या बोलते हैं, सॉरी इस पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, इसको ही हम कोजैक सीक्वेंस बोलते हैं, इसको ही हम कोजैक सीक्वेंस बोला जाता है, ACCAUGG को। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, अब कुछ कंडीशन सुन लो जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। अब तक आपने पढ़ा, अब यहाँ पर 2-3 बात सुन लो जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि भाई साहब किन कंडीशन में अगर आपका जो 43S है, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, ये जो है इस कोजैक सीक्वेंस यानी कि AUG को स्किप करता है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। तो देखो भाई साहब वो कंडीशन देखने की कोशिश करो कि जब आपका AUGG इधर की साइड में CC, यहाँ पर ये RRCC, जब आपका ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है, कोजैक सीक्वेंस की जगह ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाया जाता है। यहाँ पर R का जो मतलब है प्यूरिन का है, या तो आपका A हो सकता है या फिर आपका G हो सकता है। जब सीक्वेंस ये पाया जाता है तो यहाँ पर मोर चांस हो जाते हैं, यानी कि अधिकतर चांस हो जाते हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो स्किप कर जाए, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं भूलना, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको नहीं भूलना, 2 नंबर में पूछा जा चुका है। जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आप देखोगे, ठीक है ना। यानी कि मोर चांस होते हैं स्किप के, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। स्किप के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्किप के, ठीक है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर मैं और कुछ भी आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन लिखूँ कि स्कैनिंग करने के लिए किन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी वो बताऊँ, ठीक है ना। ये यानी कि ये 43 जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, जब ये स्कैनिंग करता है तो इनको किन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रख लेना, इसको रिक्वायरमेंट होती है 4A की एंड 4E की, 4B, ठीक है ना, 4B की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है, इसको AUG कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉग्नाइज करने के लिए किस फैक्टर की या फिर किस सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि स्कैनिंग और रिकॉग्नाइजेशन में क्या अंतर है। तो रिकॉग्नाइज करता है ये स्पेसिफिक कोडोन को, जो कि होता है आपका कोजैक सीक्वेंस, जबकि जो स्कैनिंग करता हुआ चलता है आपका, जो स्कैनिंग करता हुआ चलता है उसके लिए ज़रूरत होती है 4A एंड 4B की। 4A क्या काम करता है कि अगर आपकी हेयर पिन लूप बन जाएगी, अगर इस mRNA के अंदर हेयर पिन लूप बन जाएगी तो उस हेयर पिन लूप को हटाने का काम कौन करेगा, 4A, एंड 4B इस 4A को असिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका कोजैक सीक्वेंस, ये था आपका कोजैक सीक्वेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 4E को लेकर के, वो क्वेश्चन पूछा जाता है 4E को लेकर के कि मान लो अगर हमने 4E को इंक्रीज कर दिया, हमने 4E को इंक्रीज कर दिया तो क्या कंडीशन होगी। अगर हम यहाँ पर 4E को इंक्रीज कर देंगे तब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन एफिशिएंसी है, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रांसलेशन एफिशिएंसी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी एफिशिएंसी, ठीक है ना। स्पेलिंग थोड़ी गलत हो सकती है तो वरी करने की जरूरत नहीं है। तो जब ट्रांसलेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इसका मतलब है प्रोटीन जो रहेगी वो ज़्यादा बनेगी, प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बनने वाली है आपकी। तो प्रोटीन यहाँ पर ये आपकी ये ज़्यादा बनेगी। जब प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो यानी कि ग्रोथ होगी सेल में, प्रोटीन ज़्यादा बनेगी तो सेल में क्या होगी, ग्रोथ होगी,
ठीक है ना। एंड अगर ये अनकंट्रोल ग्रोथ हो गई, अगर ये जो ग्रोथ है ये अगर आपकी अनकंट्रोल हो गई तो यही तो आपका कैंसर है, तो यही तो आपका कैंसर है भाई साहब, ठीक है ना। कैंसर कोई एक फैक्टर से नहीं होता या एक म्यूटेशन से नहीं होता, उसको मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल म्यूटेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4E का केस आपसे पूछा जा चुका है, 4E का केस आपसे पूछा जा चुका है, तो इतनी बात भी आपको याद रखनी है। तो ये था गाइज आपके लिए प्री इनिशिएशन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ठीक है ना। आपका ये वही डायग्राम है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इस डायग्राम को भी समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनिशिएशन फैक्टर 2 के साथ GTP लगा हुआ है, ये आपका इनिशिएशन tRNA को लेकर के आएगा। एंड ये tRNA को लेकर के आने के बाद ये टर्सरी कॉम्प्लेक्स बना देगा, कहाँ पर, वो भी आपको 43, याद रख लेना, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स के अंदर टर्सरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये जो आपका 43S है ये ज्वाइन होएगा जाकर के कहाँ पर, आपका कहाँ पर ज्वाइन होएगा, mRNA के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है ना। mRNA के साथ ज्वाइन होने के बाद जैसे ही AUG साइट पर पहुँचेगा तो सारे के सारे फैक्टर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, चलते बनेंगे अपने घर को। इसके बाद जो लार्ज सब यूनिट है आपकी 16S की वो आ जाएगी, एंड ये एक फंक्शनल सब यूनिट बनाएगी जिसको अब हम 80S कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, या फिर 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप गाइज आपकी समझ में अब ये सारी की सारी बातें आई होगी। अब आपको पता लगा कि किस प्रकार से आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इतनी बात पता चली तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।